This is a yantra and this is a SIM card. ये है हमारा सिम कार्ड और इसकी है ये 3 लेयरें। सबसे पीछे की तरफ प्लास्टिक, बीच में सिलिकॉन और फिर कॉपर। Our rishis thousands of years realized that a copper plate was used to make a yantra. Now we have realized that copper has the power to store memory and energy. देखिए, अगर डाटा स्टोर करने की बात है तो फिर वो काम कॉपर नहीं कर रहा है, वो काम सिलिकॉन कर रहा है चिप के अंदर में। So when a yogi keeps his hand and mentally chants the mantra, the biocurrents generated is stored in copper metal. तो ये कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए, वायरिंग के लिए, ताकि चिप के साथ एफिशिएंटली सिग्नल ट्रांसमिशन किया जा सके। तो कॉपर की बजाय गोल्ड, एल्यूमिनियम मतलब बेटर कंडक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेन कंपोनेंट ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की चिप है। सिलिकॉन ना एक सेमीकंडक्टर है, मतलब इसके ऊपर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स को ऐसे पैक कर सकते हैं और ये ट्रांजिस्टर ना इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह काम करते हैं। या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जाने देंगे या रोक लेंगे। जाने दिया तो 1, रोक लिया तो 0। और 1 और 0 की ही भाषा में तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया जाता है। तो मंत्र उच्चारण करने से अगर आपके मन को शांति मिलती है तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। लेकिन इस तरीके से जबरदस्ती हर चीज में साइंस घुसेड़ देना, और वो भी गलत साइंस घुसेड़ देने से आपने वो बेचारे भक्ति मार्ग वाले व्यक्ति को भी भगा दिया और ज्ञान मार्ग वाले आपको पहले ही स्टेप पे पकड़ लेंगे। अच्छा, आई होप ऊपर लिंक ट्री जरूर खोल करके देख लिया हो आपने। पीरियोडिक टेबल देखो, उसके अंदर में 2 पर्टिकुलर एटम है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक है कार्बन और दूसरा है सिलिकॉन। नेचर के अंदर में जब पर्टिकुलर चीजें ऐसी बनी कायनात के अंदर में, तो कार्बन वो सेंट्रल एटम आया जिसका के इस्तेमाल किया गया लाइफ को बनाने के लिए, और उसके ठीक नीचे रखा हुआ है सिलिकॉन, जो हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल में सिलिकॉन आ रहा है। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या रिश्ता है दोनों का, उस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। कार्बन की भी 4 वैलेंसीज हैं, सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि भैया अगर यही बात है कि 4 ही वैलेंसी पे आप कूद रहे हैं तो फिर ये नेचर ने सिलिकॉन उठा करके सिलिकॉन को सेंटर में रख करके क्यों नहीं किया। अब देखो, ये मतलब रेट्रोस्पेक्टिव रीजनिंग कहलाती है कि जो चीज़ हो गई है फिर हम फिर उसको ज़बरदस्ती सत्यापित करने के लिए फिर वो उस तरीके की रीजनिंग लेकर के आते हैं। और हमने जो सबसे पॉपुलर रीजनिंग है वो ये कि भैया सिलिकॉन का जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा वजन है वो ज़्यादा है और कार्बन का वजन थोड़ा कंपैरेटिवली कम था, तो इसलिए हम कार्बन का उठा लिया। उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज की वो दास्तान नहीं है। आज की दास्तान दूसरी वाली। क्या है आज की दास्तान? किसी पर्टिकुलर एटम के सबसे आउटर शेल के अंदर में हम जानते हैं कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पर खड़ा है, कि एक अगर उसके पास कमी है एक इलेक्ट्रॉन की तो वो लेना ज़्यादा प्रेफर करेगा, और एक ही उसके अगर आउटर शेल के अंदर में तो वो देना ज़्यादा प्रेफर करेगा। लेकिन बात अटक जाती है 4 पर आकर के, क्योंकि 4 जब आपका वैलेंसी है तो फिर आप 4 ही ले सकते हैं और 4 ही दे सकते हैं। और ये दोनों कौन है? ये हैं आपकी कार्बन और सिलिकॉन, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एक पावर आती है कार्बन के पास। कार्बन एक दूसरे से चिपक सकता है और एक लंबी चेन बना सकता है। अगर आप ध्यान देना तो एक और आइडिया लाइफ के इर्द गिर्द घूमता है, दैट इज पॉलीमराइजेशन। अब कुछ भी उठा करके देख लो, मतलब कि डीएनए आरएनए को भी मैं अगर ले लूँ ना तो वो भी मतलब एक तरीके से पॉलीमर ही है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हो गए। आपका स्टार्च पॉलीमर है, मतलब आप प्रोटीन पॉलीमर है, ये पॉलीमर ही निकलते हैं। मतलब एक तो मॉलिक्यूल के लेवल पे पॉलीमर है, एटम के लेवल पे भी पॉलीमर है। मतलब कि कार्बन जो है वो एक लंबी श्रृंखला अगर बना लेती है, जिसको आप नाम ने क्या रखा है, कैटिनेशन पावर बोल देते हैं, कि उसके पास ये ताकत है कि वो कार्बन की एक लंबी सी चेन बना सकती है। और वहीं उसी से हम एक कार्बन की लंबी चेन बना दीजिए और आखिरी में COOH रख दीजिए, तो क्या बन गया आपका फैटी एसिड। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या तो एटम के लेवल पर एक लंबी सी श्रृंखला बना रहे हैं जो कि फैट और उसमें आ गया, या फिर मॉलिक्यूल के लेवल पर लंबी श्रृंखला बना रहे हैं जिसमें पूरा स्टार्च आ जाएगा, चाहे जितने भी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स आ जाएंगे, डीएनए आ जाएगा, आरएनए आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएंगे। अब जो एक बार जब हम कॉन्शियस हो गए जब हम कार्बन के बने हुए जो चीज़ें हैं, हम जब कॉन्शियस हो गए और हमको जब मौका मिला कि भैया चलो अगली पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं, तो हमने जो चीज़ चुनी वो सिलिकॉन था। और सिलिकॉन के अंदर में भी वो 4 वैलेंसी बड़ा खतरनाक काम करती है कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा वेफर जो होता है, जो जिसकी हम चिप बनाते हैं, सिलिकॉन की जब चिप बनाते हैं तो उसका वेफर होता है, तो उसके अंदर में बड़ा मतलब उनके लिए बड़ा फायदे का सौदा है कि सिलिकॉन पूरा ऐसे चादर सी बन जाती है। और उसी के अंदर में हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल देते हैं, और इम्प्योरिटी डालने की वजह से वो एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है वो कूदता जा सकता है, जिसको
NPN PNN मतलब कि जो भी गेट्स आपके बनाते हैं, मतलब उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बेसिक आइडिया उतना लग जाए कि एक गैर साइंस वाला बंदा भी थोड़ा सा समझ सके, उसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं कि 10वीं तक की साइंस, और 10वीं तक की साइंस इसमें आ जाती है कि कार्बन के 4 वैलेंसी है और सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी, हम वहीं तक रखेंगे। तो जब नेचर के अंदर में एक सेंट्रल एटम चूज करना था तो वो कार्बन बन गया। मतलब लोग कहते हैं कि पूछते हैं कि भाई केमिस्ट्री को मोटा माटी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक क्या है जी, ऑर्गेनिक के अंदर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब चौपन्स जिसको बोलते हैं आप, वो पर्टिकुलर एटम आते हैं। जबकि उल्टा है कि वो सारा का सारा लेना देना केवल लाइफ से है, कि जब हमने रेट्रोस्पेक्टिव रीजनिंग करके देखी तो पता चला कि लाइफ जो बन रही है वो ज़्यादातर इन पर्टिकुलर एटम से बन रही है, और उसके अंदर में भी जो मेन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और जिसमें कि कार्बन को हमने सेंटर पे रखा हुआ है क्योंकि कार्बन एक लंबी चेन जो है वो बना सकता है, तो इसलिए उसको इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं हम, सेंटर में रहता है कार्बन हमेशा से। और जब ये चीज़ चलते 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 एक प्रॉपर्टी होती है कि इमरजेंट फिनोमिना, कि जो काबिलियत एक पर्टिकुलर इंसान में है, अब आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन लेकर के आएंगे तो पॉपुलेशन की अलग ताकत है, और कुछ ऐसी ताकतें जब आ जाती हैं अगले लेवल पे तो उसको आप इमरजेंट फिनोमेना बोलते हैं कि भैया ये ना नेक्स्ट लेवल पे जाने की वजह से प्रॉपर्टी इमर्ज हुई है। मॉलिक्यूल, एटम के अंदर में मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है ना, एटम के अंदर में फिजिक्स हम पढ़ते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो फिर वो आपका केमिस्ट्री आ जाता है वहाँ पे पूरा का पूरा। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नई प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। एटम जब इंटरेक्ट करते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ऐसी ताकत है जो कि एटम्स के पास नहीं है, और ऐसी ताकतों को हम इमरजेंट फिनोमेना बोलते हैं। तो उसी पर्टिकुलर रीजनिंग के अंदर में जब धीरे धीरे करते 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 एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, करते करते जब हम ऊपर तक जा रहे थे तो ऑर्गेनिज्म के पास एक और इमरजेंट फिनोमेना के अंदर में एक ताकत आई, और उस ताकत का नाम था कॉन्शियसनेस, चीज़ों को समझ सकने की क्षमता। ये समझ सकने की क्षमता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं कुछ बना सकता हूँ, या और मैं कर पाते हैं। और जब हमने चूज किया कि चलो अपनी अगली खेप को बनाया जाए, तो हमने जो है वो जब बनाना शुरू किया तो जो सेंटर में है आपके बिल्कुल आइडिया कि जब ट्रांजिस्टर बना दिए गए तो उस ट्रांजिस्टर को छोटा करना था। अब जो छोटा करना था वो तो इतना छोटा, हम आज के लेवल पे उसको माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स बना देते हैं हम उसके ऊपर, सिलिकॉन के वेफर के ऊपर में। तो जो अगला एटम सेंटर में नजर आ रहा है, पूरी की पूरी अगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगली कैलकुलेशंस को करने के लिए जो हम बनाएंगे अब, वो सिलिकॉन जो है वो नजर आ रहा है।